हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो नई शुरुआत, नई वीडियो और नया चैप्टर आज शुरू हम करने जा रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, जो आप अपनी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं, चैप्टर नंबर 1। जी हाँ, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले ये बहुत एक इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग, प्यारा चैप्टर है जिसको हम ह्यूमंस, प्लांट्स और एज वेल एज बैक्टीरिया में भी पढ़ते हैं। ठीक है, जानिए इसके बारे में। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स? रिप्रोडक्शन का मतलब ही क्या होता है? इस वर्ड को तोड़ा तो मुझे मिला री और प्रोड्यूस, यानी कि अपने जैसे और ऑर्गेनिज्म को बनाना या अपने जैसी एक स्पीशीज को बढ़ावा देना ही क्या है बच्चों? रिप्रोडक्शन है। ठीक है, तो इन इंग्लिश वी कैन से दैट रिप्रोडक्शन मीन्स द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी बाय एन ऑर्गेनिज्म। प्रोजेनी रेफर्स टू द न्यू जनरेशन माय डियर स्टूडेंट्स। आइए चलते हैं मेरे साथ, ये कहानी मेरी जुबानी। रिप्रोडक्शन, जैसे आप देख सकते हैं हमारी खूबसूरत सी स्लाइड में, ये जो ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम मैं अभी रिवील नहीं कर रहा हूं, मान लीजिए कोई फंजाई है या कोई स्लाइम मोल्ड है या कोई बैक्टीरिया है, इसने अपने जैसे दो बना दिए हैं। ठीक है, ये बेबी पेंगुइन कैसे बना? जब इस पेरेंट पेंगुइन ने, मेल पेंगुइन ने और फीमेल पेंगुइन ने क्या किया? रिप्रोडक्शन किया। तो द मोटो ऑफ रिप्रोडक्शन इज टू इंक्रीज द नंबर ऑफ सेम टाइप ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है बच्चों, यहां पर आप देख सकते हैं एक बेबी पड़ा है, एक बेबी रखा गया है, बेबी इम्प्लांट किया गया है मदर यूट्रस के अंदर, और एक फीटल बेबी क्या कर रहा है? ग्रोथ करेगा और आगे जाकर ये भी क्या करेगा? रिप्रोडक्शन करेगा। जानिए, reproduction is a process in which an organism produces young ones similar to itself। यानी कि अपने जैसे young ones, अपने जैसे प्रोजेनिस को बनाना ही क्या है? रिप्रोडक्शन है माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए, द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड लाइफ स्पैन। क्या मतलब है इसका? सर, आपने रिप्रोडक्शन के बारे में तो बता दिया, ये कौन से वो पीरियड्स है? जैसे इंसान जब जन्म लेता है, क्या वो जन्म लेते ही रिप्रोडक्शन करने के लायक हो जाता है? या किसी प्लांट ने ग्रोथ शुरू की, क्या वो सीडलिंग बनते ही, यानी छोटी सी प्लांटलेट करते ही रिप्रोडक्शन करने लायक हो जाता है? जी नहीं। रिप्रोडक्शन जो है हमारी लाइफ स्पैन पे डिपेंड करता है। हम कितनी जिंदगी लंबी जीते हैं, हमारी जिंदगी, हमारा लाइफ स्पैन, एवरेज लाइफ स्पैन जो है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। चलिए, लाइफ स्पैन का क्या मतलब है माय डियर स्टूडेंट्स? ये वो समय है जब आप जन्म लेते हैं और आपकी नेचुरल मृत्यु हो जाती है। यानी कि अगर नीट के अंदर एक सवाल आया व्हाट इज लाइफ स्पैन, तो किसको टिक मारेंगे? द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अगर वहां पर एक्सीडेंटल डेथ है, ठीक है, अकालीय मृत्यु है, तो उसको टिक नहीं मारेंगे। ठीक है बच्चों, नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि आपके सामने स्टेटमेंट आएगी दैट नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल। क्या ये सही है? नहीं, ये बात सही नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक्सेप्शन क्या है बच्चों? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स एग्जांपल बैक्टीरिया। या क्योंकि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स बच्चों यहां पर देख सकते हैं दो पार्ट्स में स्प्लिट कर रहे हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो इनका क्या मृत्यु हुई? क्या इनकी डेथ हुई? क्या नहीं, नहीं सर, इनकी कोई डेथ नहीं हुई है। इन्होंने बस क्या किया है? खुद को डिवाइड कर लिया है। आधे किसी और ऑर्गेनिज्म में बंट चुके हैं और आधे किसी और ऑर्गेनिज्म में। क्या मेरी ट्यूबलाइट्स आप लोगों को चमक चुके हो आप? चलिए, लाइफ स्पैन के बारे में जान लिया, रिप्रोडक्शन की बेसिक डेफिनेशन जान ली, अब पढ़ते हैं थोड़ा डिटेल में इसे। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, यानी कि कितने पार्टिसिपेंट है रिप्रोडक्शन प्रोसेस में, कितने पार्टिसिपेंट है? अगर सिंगल पार्टिसिपेंट है तो बोला एसेक्सुअल, और अगर दो पार्टिसिपेंट है तो उसे बोला सेक्सुअल। मैं क्या बोला जो तूने सुना? यहां पर देखिए, आप सिंगल पेरेंट है, सिंगल पेरेंट से अगर रिप्रोडक्शन हुआ, सिंगल पेरेंट ने प्रोजेनी प्रोड्यूस कर दिया, तो भैया कौन सा रिप्रोडक्शन है? अरे एसेक्सुअल है। और अगर दो पेरेंट आ गए, अरे भैया दो पेरेंट आ गए, समझ मेरी बात को, तो क्या हो जाएगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलिए, थोड़ा सा
डिटेलिंग में लाइफ स्पेन के बारे में। लाइफ स्पेन को पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूंगा। लाइफ स्पेन कौन सा पीरियड होता है माय डियर स्टूडेंट्स? ये वो टाइम होता है, ये वो समय होता है जब एक इंसान का, एक ऑर्गेनिज्म का जन्म होता है, यानी कि फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ। सर ये बात तो आप पहले भी बता चुके हो, इसमें नया क्या है? नया ये है कि जो एक लाइफ स्पेन है, चाहे वो प्लांट का हो चाहे वो एनिमल का हो, वो 5 पार्ट्स में डिवाइड होता है बच्चों। ठीक है, 5 पार्ट्स में। ये एक्स्ट्रा एज इंफॉर्मेशन नीट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दी जा रही है। कृपया इसको संभाल के अपने बटुए में रख लें और इसका यूज करें जब इसकी जरूरत हो। ठीक है, चलिए सबसे पहला जो है उसका नाम है जुवेनाइल फेज, यानी कि लाइफ स्पेन का वो पार्ट जो रिप्रोडक्शन से पहले है, यानी कि जुवेनाइल या प्री रिप्रोडक्टिव। इस फेस में माय डियर स्टूडेंट्स, इस फेस में क्या होती है? वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, यानी कि बॉडी कैसी दिखती है, हाथ पैर का क्या होना, बढ़ना, कद का लंबा होना और मस्कुलेचर बनना। प्लांट में भी सेम चीज होती है। प्लांट क्या कर रहा होता है? प्लांट प्रिपेयर हो रहा होता है कि वो अपने वेजिटेटिव पार्ट को इतने अच्छे तरीके से बना ले कि आने वाले कुछ समय बाद रिप्रोडक्शन कर सके। जी हाँ, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं? वेजिटेटिव फेज भी बोल सकता हूं क्या? यस। इसकी खास बात क्या होती है माय डियर स्टूडेंट्स? इसकी खास बात ये होती है कि इस पीरियड में रिप्रोडक्शन नहीं होता है। कोई रिप्रोडक्शन नहीं होता इस पीरियड में सिर्फ ऑर्गेनिज्म जो है, चाहे वो प्लांट है चाहे वो एनिमल है, वो खुद को प्रिपेयर कर रहा होता है कि वो रिप्रोडक्शन कर सके। जंग लड़ने से पहले खुद को प्रिपेयर करना पड़ता है, कुछ वैसी ही बातें हैं। ठीक है, ये है जुवेनाइल फेज या प्री रिप्रोडक्टिव फेज। इसके बाद जो आता है वो हमारा कौन सा है बच्चों? मैच्योरेशन फेज। मैच्योरेशन फेज, यानी कि इसमें मेच्योर हो चुके हैं ऑर्गन्स। ठीक है, मेच्योर हो चुके हैं, तो क्या मैं बोल लूं कि रिप्रोडक्शन होगा? जी हां सर, बोल लीजिए कि रिप्रोडक्शन होगा, क्योंकि रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है मेच्योरेट। अब आप लोग पूछेंगे सर क्या ये सीक्वेंस से चलेगा क्या? यस माय डियर स्टूडेंट्स, ये सीक्वेंस से ही चलेगा। सबसे पहले जुवेनाइल फेज आएगा, फिर उसके बाद मैच्योरेशन फेज आएगा, फिर एजिंग आएगी, बुढ़ापा की ओर हमारी उम्र बढ़ती जाएगी, फिर सीनेसेंस होगा, यानी कि बॉडी का डिटेरियोरेशन होगा, बॉडी डिग्रेड होगी और लास्ट में हमारी मृत्यु हो जाएगी, हम लटक जाएंगे, हम टैम बोल जाएंगे। चलिए, इसमें रिप्रोडक्शन होता है क्योंकि क्योंकि रीजन बताओ क्योंकि ये रीजन किसका है? क्योंकि है ना, क्योंकि रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आर डेवलप्ड। क्या सभी को मेरी कहानी समझ में आ रही है? सबसे पहले जुवेनाइल फेज तुम्हारा कौन सा चल रहा है बच्चों? तुम्हारा मैच्योरेशन फेज चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है एजिंग। एजिंग क्या होती है बच्चों? एजिंग यानी कि उम्र बढ़ना, डिटेरियोरेशन होना बॉडी का, यानी कि रिप्रोडक्शन तो होगा इसमें रिप्रोडक्शन होगा, क्या होगा? डिटेरियोरेशन, यानी कि उम्र बढ़ेगी, क्या बढ़ेगी? यानी कि एज बढ़ेगी, पर रिप्रोडक्शन तो पॉसिबल है ही सही। अब इसके बाद दो फेज और रह गए माय डियर स्टूडेंट्स, आपको बताते हैं। चौथे का नाम है माय डियर स्टूडेंट्स सीनेसेंस। सीनेसेंस, ठीक है, SENESCENCE, सीनेसेंस। सीनेसेंस के अंदर क्या होता है बच्चों? बॉडी का डिटेरियोरेशन, यानी कि बुढ़ापा। कई बार आप देखते हैं बुढ़ापे में हमारी हड्डियां चटका जाती है, स्किन पे रिंकल्स आ जाते हैं, सभी क्या एक तरीके का डिटेरियोरेशन ही तो है, डिग्रेडेशन ही तो है माय डियर स्टूडेंट्स। यस, बिल्कुल सही। अरे आप लोग तो जीनियस हैं, आइए पढ़ते हैं। तो लास्ट में क्या होती है? मृत्यु, यानी कि इंसान बुढ़ापे में उदास हो गया, अब कुछ नहीं बोलता वो। ठीक है, तो इसको क्या बोला? मृत्यु, डेथ हो जाना। तो हमने पढ़ लिया है लाइफ स्पेन कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। चलिए
अब यहाँ पर देखो आप कुछ ऑर्गेनिज्म की, ये जो टेबल है ना हमने एनसीईआरटी से उठाई है, एनसीईआरटी से हमने डेटा कलेक्ट किया है कुछ और आपके सामने रख दिया है। ठीक है, रोज की जो लाइफ स्पैन है, रोज का जो लाइफ स्पैन है वो कितना है बच्चों, 5 to 7 ईयर्स। इसको देने का मेरा जो मकसद है, जो मेरा मोटो है, विच इज की आप इसको एक बार मेमोराइज कर लें, अपनी आंखों के सामने से निकाल लें, और जब क्वेश्चन में आए कि रोज प्लांट का जुवेनाइल फेज कितना होता है, क्या 5 से 7 साल होगा, क्या नहीं होगा, रोज प्लांट का तो टोटल लाइफ स्पैन है भैया ये, इसी में उसने जन्म ले लिया है, इसी में उसने रिप्रोडक्शन के लिए वो मेच्योर हो गया है, इसी में उसकी मृत्यु हो गई है, सारी चीजें, सारी कहानी इसी में ही हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं पैरेट जो होता है बच्चों, पैरेट का जो लाइफ स्पैन है वो 140 ईयर्स, 140 साल तक जीता है। अच्छा सर, हमें तोता तो दिखता नहीं है 140 साल तक जीता हुआ, क्योंकि बच्चों वो खुद को सुंदर बनाने के चक्कर में कैंसर दे बैठता है। ये थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, थोड़ी क्यूरियस वाली इन्फॉर्मेशन है, फिर भी बता देता हूं। तोते के अंदर क्या होता है, तोते के अंदर, पैरेट के अंदर एक प्रीन ग्लैंड होती है, बर्ड्स के अंदर अक्सर होती है। तो तोता क्या करता है, उस ग्लैंड को ना बार बार ऐसे से पीक अपनी बीक से मारता रहता है, ताकि उसमें से एक ऑयल रिलीज हो, और उसको लगता है कि उसकी जो पूंछ है ना, उसकी जो पतली जो पंख है, फेदर्स है, उसको सुंदर बनाने के चक्कर में, मैं पूंछ ये नहीं बोल रहा हूँ कोई पूंछ है उसके पास फेदर्स है जो लंबे पीछे निकले हुए हैं ऐसे ऐसे। ठीक है, तो उनको क्या करता है तोता, ऐसे सुंदर बनाने के चक्कर के अंदर अपनी ऑयल ग्लैंड को बार बार बीक से टच करता रहता है। एंड रिपीटेड कट्स गिव राइज टू व्हाट, कैंसर माय डियर स्टूडेंट्स। और कैंसर से तोता भाईजान की डेथ हो जाती है, और उसके बाद वो बजरंगी भाईजान को प्यारे हो जाते हैं। चलिए, राइस प्लांट क्या है बच्चों, 3 से 7 महीने, यानी कि सर कितना छोटा 3 से 4 महीने का समय है, कितना छोटा ये टाइम है कि इसके अंदर जुवेनाइल फेज भी आ गया, इसके अंदर रिप्रोडक्टिव फेज भी आ गया, और इसके अंदर मौत भी हो गई। जी हाँ बिल्कुल। और यहाँ पर देखिए आप, टोटोइज भाई साहब का तो पता नहीं कब स्टार्ट हुआ होगा, 100 से 150 साल, 100 से 150 साल। बनाना ट्री 2 से 3 साल। बेनियन ट्री का तो भाई साहब पता ही नहीं चलता, 400 प्लस साल बोलते हैं। बरगद का पेड़ सालों साल तक गांव के अंदर पड़ा रहता है। मेरे खुद के घर के पास बरगद बरगद का पेड़ है, मेरे को खुद को बहुत डर लगता है उसके पास जाने में। मेरे लगता है भाई इतना पुराना है, कितने भूत देखे होंगे इसने, कितनी सारी पीढ़ियां निकल गई होगी। अरे आजादी की लड़ाई देख रखी है इसने तो, है ना। चलेंगे, और ये हमारा होता है डेवलपमेंट। सबसे पहले हम जन्म लेते हैं, फिर उसके बाद खेलना कूदना सीखते हैं, फिर रिप्रोडक्टिव पीरियड, फिर सीने सेंस, और उसके बाद डेथ। ठीक है, चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अब आपके सामने आ रहा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सर हमने लाइफ स्पेन के बारे में पढ़ लिया, हमने रिप्रोडक्शन बेसिक डेफिनेशन के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, विच इज फर्स्ट टाइप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि जिसके अंदर फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं होता, जिसके अंदर सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, जो हायर एनिमल्स में नहीं होता। कोई आपको ये बात नहीं बोलेगा, पर मैं बता देता हूं कि हायर एनिमल्स में या हायर ऑर्गेनिज्म में, जैसे कि वर्टिब्रेट्स, क्या इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, क्या नहीं होगा बच्चों, नहीं होगा। क्या इसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा, क्या यस सर होगा जी होगा। तो क्या मैं इसको बोल लूं कि यूनिपेरेंटल है, इधर देखिए, क्या इसमें अगर यूनिपेरेंटल है तो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होगा क्या, अरे नहीं होगा जी नहीं होगा। तो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स भी क्या है, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यूनिपेरेंटल है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स पॉसिबल नहीं है। मेन बातें तो यही है, आगे जानिए मेरे साथ, चलिए। Asexual reproduction. Asexual reproduction is a production of offspring by a single parent. बोले तो uniparental, बोले तो uniparental, my dear students. ठीक है? It is seen in unicellular organisms like bacteria. ठीक है, या बाय स्पोर्स, जिधर जिधर स्पोर्स है, जैसे आपने देखा होगा फंजाई के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। अरे कैसे होता है, क्या आप उन स्पोर्स के नाम मुझे बता सकते हैं? ढूंढिए, एनसीईआरटी खोलिए और थोड़ी मशक्कत कीजिए, थोड़ी मेहनत कीजिए, आपको मिल जाएंगे नाम। ठीक है, जैसे कि एक स्पोर का एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं यहाँ, जू स्पोर। Zoospore are the motile spores, are the motile asexual spores, asexual spores। ठीक है, जो किस में मिलते हैं, फंजाई में मिलते हैं। जो एसेक्सुअल स्पोर्स इन फंजाई। एक और स्पोर का नाम मैं बता देता हूं आपको, जिसका नाम क्या है बच्चों, कोनिडिया। ठीक है, एनसीईआरटी एक लाइन लिखती है दैट कोनिडिया आर फाउंड ऑन और आर प्रोड्यूस्ड ऑन कोनिडियोफोर। ठीक है,
और तीसरा तीसरा फंगल एसेक्सुअल स्पोर का क्या नाम है बच्चों? क्या नाम है? जूस्पोर, कोनिडिया, जूस्पोर और स्पोरेंजियोस्पोर। बिल्कुल सही जवाब। आप तो पढ़ते हो यार। ये सभी नाम आपको कहाँ मिलते हैं बच्चों? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, राइट साइड वाले पेज में, ऊपर ही ऊपर फंजाई में। चलिए, सिंपल प्लांट्स में और एल्गे। सिंपल प्लांट्स बोले तो एल्गी, ठीक है। सिंपल प्लांट्स बोले तो एल्गी, ठीक है बच्चों। चलिए, द ऑफ स्प्रिंग्स, इसके अंदर, अच्छा सर आपने इतनी सारी बातें बता दी, कुछ ऑफ स्प्रिंग के बारे में तो बोलो, कुछ न्यू जनरेशन के बारे में तो बोलो। जी हाँ, बोलते हैं, आइए। द ऑफ स्प्रिंग आर आइडेंटिकल टू वन अनदर। सीधी सी बात है, एक ही पेरेंट से प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो इनका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, क्या इनका जेनेटिक मटीरियल सिर्फ एक पेरेंट से आ रहा है? बिल्कुल सर, एक पेरेंट से आ रहा है। तो क्या वेरिएशन यानी कि जेनेटिक वेरिएबिलिटी आने के चांस है क्या? नहीं है सर, नहीं है। तो क्या वेरिएशन आएंगे क्या? नहीं सर, नहीं आएंगे, वेरिएशन नहीं आएंगे। तो क्या इवोल्यूशन होगा क्या? अच्छा बच्चों, इवोल्यूशन क्या होता है? एडवांसमेंट, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। अगर परिवर्तन नहीं आया तो क्या एडवांसमेंट आएगा क्या? अरे नहीं। तो क्या मैं बोल दूं इवोल्यूशन? नहीं भैया, अरे नहीं, इल्ले नहीं, इवोल्यूशन नहीं, यानी कि एडवांसमेंट, इल्ले नो, ठीक है। चलिए, तो ये जो इंडिविजुअल्स होंगे वो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली क्या होंगे? सिमिलर होंगे, खुद में और किससे? पेरेंट से। और मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स आर नोन एज क्लोन्स, माय डियर स्टूडेंट्स। व्हाट आर दे कॉल्ड? क्लोन्स। सो लिख लेंगे यहां पर, क्लोन्स किसे कहते हैं? क्लोन्स आर दिखने में यानी कि मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स। चलिए, ठीक है बच्चों। इसीलिए ह्यूमन क्लोनिंग को बैन किया गया है। अपने जैसे अगर और प्रोड्यूस कर दिए, वैसे इतना आतंक मचा रखा है ह्यूमन ने, अगर और प्रोड्यूस कर दिए तो धरती कम पड़ जाएगी रखने के लिए। वैसे ही मार्स में जगह ढूंढ रहे हो तुम, ठीक है, दिल तुम्हारा इतना सा है। चलिए, अब टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। भैया रिप्रोडक्शन के टाइप है तो क्या एसेक्सुअल के भी हैं क्या? बिल्कुल। फिजन, बडिंग एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। फिजन आपने सुन रखा होगा, इंग्लिश का वर्ड है। फिजन का मतलब क्या होता है बच्चों? स्प्लिटिंग। क्या मतलब होता है? स्प्लिटिंग, यानी कि डिवाइड हो जाना। डिवाइड हो जाना एज फिजन। फिजन फिजन कितने तरह का है? बाइनरी फिजन। बाइनरी का मतलब क्या होता है? सर आप तो इंग्लिश की क्लास ले रहे हो क्या? अरे नहीं, साइंस की क्लास ले रहा हूं। तुम्हारी इंग्लिश अच्छी है, तुम्हें आता है, मैं तो ठहरा नॉर्मल बालक। बाइनरी फिजन यानी कि दो में बंट जाना। मल्टीपल फिजन यानी कि मोर देन टू में बंट जाना। जब एक ऑर्गेनिज्म दो में डिवाइड हो जाए तो उसे बोलेंगे बाइनरी फिजन। और दोनों ऑर्गेनिज्म कैसे होंगे? इक्वल होंगे, सेम तरह के होंगे। क्यों? क्योंकि इनका क्या है, यूं मान लो जैसे एक आधे में पार्ट कर दिया, आधे से डिवाइड कर दिया, एक लाइन मारी बीच में और दो में डिवीजन। बडिंग का मतलब क्या होता है सर? ये बडिंग, बडिंग तो सुनी सुनी लगती है क्योंकि हमने आलू खाया है। बारिश के मौसम में आलू के ऊपर छोटे 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 आउट ग्रोथ निकल जाते हैं। आउट ग्रोथ निकल जाते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं बच्चों? बर्ड्स बोलते हैं। और जो किसका काम करते हैं? रिप्रोडक्शन का। क्योंकि वो आलू के बर्ड्स, जब आप मिट्टी में डाल के उसे पानी दोगे ना, तो थोड़े टाइम में आप पता है क्या देखोगे? कि भाई साहब यहाँ तो आलू निकल आया। चलिए, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन यानी कि वेजिटेटिव, मेरी बॉडी से मेरे जैसे और बना देना। यानी कि मैंने गुलाब का फूल मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने पता है क्या किया? मैंने गुलाब के, मेरी पड़ोसी के घर गया, मैंने चुराई वहां से गुलाब की एक डंडी, काटी कैंची से और आके अपने गमले में लगा दी। तो मैंने क्या किया? उसकी वेजिटेटिव, उसकी बॉडी से उसके जैसे और बना लिए। पर इसमें जेनेटिक मटेरियल तो बच्चों सेम ही आएगा। तो यानी कि एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का तीसरा प्रकार है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। चलिए, नंबर वन इज फिजन। फिजन का मतलब तो आपको पता ही है, डिवाइड हो जाना। यहां पर देख सकते हैं बाइनरी फिजन अमीबा में शो की गई है, मल्टीपल फिजन प्लाज्मोडियम में शो किया गया है,
पैरामीशियम में क्या शो किया गया है, बाइनरी फिजन। तो आपके फिजन के अंदर एग्जाम्पल क्या क्या है बच्चों, अमीबा है जिसके अंदर जो मल्टीपल और बाइनरी दोनों तरह के फिजन शो करता है। दोनों तरह के कैसे सर, बिल्कुल बताते हैं, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। ठीक है, बस एक ना बात याद रख लेना, जो बाइनरी फिजन है बच्चों वो एक बहुत स्मूथ तरह का फिजन है, यानी कि फेवरेबल कंडीशन में कैसा फिजन होता है, फेवरेबल यानी कि जो उसको फेवर करे, उसकी ग्रोथ में कोई बाधा नहीं डाले, उसको बोला फेवरेबल कंडीशन। और अनफेवरेबल कंडीशन में बच्चों क्या हुआ, अनफेवरेबल कंडीशन में किसका रोल हुआ, किसका हुआ, मल्टीपल फिजन, यानी कि दो से ज्यादा ऑर्गेनिज्म बनाना। यहाँ डायग्राम देख सकते हैं, सबसे पहले थोड़ा टेक्स्ट पढ़ लेते हैं, उसके बाद डायग्राम में आएंगे फिर से। देखिए इन दिस फिजन में क्या होता है, इन दिस द पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू टू और मोर इंडिविजुअल, यानी कि जब एक पेरेंट सेल दो या दो से अधिक में डिवाइड हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, फिजन बोलेंगे। ये किस किस ऑर्गेनिज्म में होता है, ये प्रोटिस्टा किंगडम में होता है, ये मोनेरा किंगडम में होता है। मोनेरा में बच्चों क्या आता है, बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया एक तरीके का क्या है, प्रोकैरियोट। और प्रोकैरियोटिक सेल की खास बात बता दूं, ये क्या होता है, प्रोकैरियोट। प्रो और कैरियोट को अलग अलग किया, प्रो का मतलब तो निकला प्रिमिटिव, और कैरियोट का मतलब निकला न्यूक्लियस। प्रिमिटिव न्यूक्लियस कैरी करने वाले ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं बच्चों, प्रोकैरियोट। और इधर दूसरी तरफ प्रोटिस्टा क्या है बच्चों, यूकैरियोट, यानी कि एडवांस्ड या फिर बोलूं कि ट्रू न्यूक्लियस कैरी करने वाले लोग यूकैरियोट। बोले तो प्रोटिस्टा, यानी कि प्रोटिस्टा और मोनेरा दोनों में क्या है, फिजन है। दोनों क्या है बच्चों, पर दोनों की पता है कॉमन बात क्या है, दोनों है यूनिसेल्यूलर, यानी कि दोनों यूनिसेल्यूलर है। एक यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट है और एक यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोट है। बात समझ में आ गई। चलिए, फिजन दो तरह का है बच्चों, एक तो बाइनरी फिजन और एक मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन क्या किस किस में होता है, एक तो अमीबा में होता है और एक किस में होता है बच्चों, पैरामीशियम में होता है। दूसरी और मल्टीपल फिजन जो है वो प्लाज्मोडियम में होता है और अमीबा में होता है। सर आपने तो पूरी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ही आंखों के सामने डाल दी है। हमें पता है कि अमीबा एक तरीके का क्या है बच्चों, अमीबॉइड प्रोटोजोन है, और पैरामीशियम क्या है, सिलिएटेड प्रोटोजोन है, और प्लाज्मोडियम तो भैया क्या है, स्पोरोजोन है। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ चुकी है? यस। अब देखेंगे इधर डायग्राम में, डायग्राम से पहले थोड़ी कहानी मेरी जुबानी। ये तो सिंपल चीज है, ठीक है, बाइनरी फिजन बहुत सिंपल चीज है, बाइनरी फिजन आपको बता देता हूं पहले मैं। बाइनरी फिजन में माय डियर स्टूडेंट्स क्या होता है, बाइनरी फिजन में जो पेरेंट सेल है वो दो डॉटर सेल में डिवाइड कर जाती है। कितनी डॉटर सेल में माय डियर स्टूडेंट्स, दो डॉटर सेल में। ठीक है, अब दो डॉटर सेल में डिवाइड कैसे करी, सबसे पहले न्यूक्लियस का क्या शुरू हुआ, डेवलपमेंट शुरू हुआ, क्योंकि दो भाइयों में प्रॉपर्टी बांटनी है, दो बहनों में प्रॉपर्टी बांटनी है। अरे नया हिंदुस्तान है भैया, सबको प्रॉपर्टी मिलती है, क्योंकि इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी तो भैया बेटियों को भी है। चलिए, यहां पर पेरेंट सेल क्या करते हैं, न्यूक्लियस क्या हुआ बच्चों, न्यूक्लियस की ग्रोथ शुरू हुई, न्यूक्लियस ने ग्रो करना शुरू किया, न्यूक्लियस ने इनलार्जमेंट शुरू किया, और बाद में उसका क्या हो गया, सेल डिवीजन शुरू हो गया, यानी कि माइटोटिक सेल डिवीजन। क्या आप सभी को पता है माइटोसिस और मियोसिस? हमें पता है सर, जो सोमैटिक सेल्स या फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है क्या, माइटोसिस। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो सर हमें पता है एक सेल डिवीजन होता है जिसका नाम है मियोसिस। उसके अंदर क्रोमोसोम आधे हो जाते हैं, इसीलिए मियोसिस को बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला डिवीजन, जिसमें रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम हो जाते हैं, यानी कि क्रोमोसोम नंबर बिकम्स हाफ। चलिए, यहां पर बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा में क्या हुआ, सबसे पहले न्यूक्लियस जो है उसका ग्रोथ डेवलपमेंट स्टार्ट हुई, वो दो हिस्सों में बंट गया, दोनों तरफ चला गया। और एक बात बताओ, सारे बर्तन भी तो अलग अलग होंगे, दो भाइयों में बंटवारा हुआ तो बर्तन तक अलग अलग कर दिए, तो जितने भी छोटे छोटे बर्तन हैं, जितने भी छोटे छोटे ऑर्गेनल्स है, सारी ऑर्गेनल्स जो है
या सारे जितने भी पार्ट्स है वो क्या हो गए बच्चों, वो भी तो अलग अलग हो गए। बिल्कुल सर, इसीलिए दोनों की शक्लें क्या है, सेम है, दोनों क्या है, क्लोन्स है। वैसे ही पैरामीशियम में देखिए, पैरामीशियम में न्यूक्लियस ने डिवाइड किया, न्यूक्लियस दो पार्ट में बंट गया, और ये डॉटर सेल 1 है और ये डॉटर सेल 2 है। सर कहाँ जाओगे, मल्टी फिल्म फ्यूजन बता के बताओ। बिल्कुल बताते हैं, आए हैं तो बता के जाएंगे। मैंने बताया था कि बाइनरी फ्यूजन किस में होता है बच्चों, फेवरेबल कंडीशन में, और मल्टीपल फ्यूजन किस में होता है बच्चों, अनफेवरेबल कंडीशन में। तो अनफेवरेबल कंडीशन आते ही अमीबा बहन जी पता है क्या करती है, अमीबा भाई साहब पता है क्या करते हैं, बहन जी भाई साहब पता नहीं है। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन अमीबा विड्रॉज इट्स सूडोपोडिया। आपने सुना होगा अमीबा के अंदर क्या प्रेजेंट होती है बच्चों, फॉल्स फीड, यानी कि सूडोपोडिया। सूडो का मतलब झूठ और पोडिया का मतलब अपेंडेजेस, यानी कि बोले तो अमीबा हैज सूडोपोडिया विच इज फॉल्स अपेंडेजेस। झूठे पैर है, झूठे पैर है, तुझे चलना नहीं है आता, तू बस क्या कर रहा है, पोडिया है उसके अंदर, मतलब अपेंडिजेस निकले हुए हैं, स्ट्रक्चर्स निकले हुए हैं जो क्या कर रहे हैं, पैर का भी काम कर रहे हैं और चीजों को पकड़ पकड़ के खाने के लिए भी लेके आ रहे हैं। यानी कि इनगल्फिंग ऑफ फूड मटेरियल और लोकोमोशन दोनों काम किससे हो रहा है यहाँ पर, सूडोपोडिया। तो अमीबा क्या करती है, अपनी सूडोपोडिया को अंदर डालती है, क्योंकि सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब भी हम पे मुसीबत आती है हम हमारे सबसे वीक लिंक को, हमारे परिवार के सबसे वीक मेंबर को प्रोटेक्ट करते हैं। तो वैसे ही अमीबा क्या करता है, सूडोपोडिया को प्रोटेक्ट करता है और क्या कर देता है, अपने चारों ओर एक 3 लेयर्ड प्रोटेक्शन कवरिंग सिक्रीट करता है। कितने लेयर्ड, 3 लेयर्ड, 3 लेयर्ड हार्ड कवरिंग सिक्रीट करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिस्ट। और इस प्रोसेस को, इस सिक्रीशन ऑफ सिस्ट को पता है क्या बोलते हैं, एनसिस्टेशन। अरे क्या चमका रे रामलाल, एनसिस्टेशन। अनफेवरेबल कंडीशन में एंसिस्टेड अमीबा जो है मल्टीपल फ्यूजन के लिए जाती है, अमीबा के अंदर मल्टीपल फ्यूजन हो जाता है। यानी कि देख सकते हैं यहां पर आप, न्यूक्लियाई छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो गया, उसके अराउंड थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो गया, वो स्पोर के अंदर बंद हो गया। और स्पोर तो अक्सर आपने बता रखा है, स्पोर क्या होता है, स्पोर आर द स्मॉल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स फाउंड इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बिल्कुल, हाँ जी हाँ, बिल्कुल जी। अब क्या होगा, अमीबा ने मल्टीपल फ्यूजन अपने अंदर करा लिया है, छोटे छोटे अमीबा प्रोड्यूस कर दिए हैं, और छोटे छोटे अमीबा को क्या बोला, सूडोपोडियोस्पोर्स। क्या बोला, छोटे अमीबा को सूडोपोडियोस्पोर। तो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बात है कि सूडोपोडिया क्या होता है, सूडोपोडियोस्पोर क्या होता है। सूडोपोडियोस्पोर क्या होता है, जब छोटे छोटे अमीबा डिवाइड हो जाते हैं, छोटे छोटे अमीबा स्पोर में प्रोड्यूस हो जाते हैं, तो सूडोपोडिया तो अमीबा के पास होता ही है, अब वो किसकी फॉर्म में है, स्पोर की फॉर्म में। तो सूडोपोडियोस्पोर्स प्रोड्यूस करे, और जैसे ही सिस्ट वॉल फटती है स्पोर्स लिबरेट होते हैं, और ये अगर स्पोर लिबरेट हो गए निकल गए तो क्या बना देंगे, अमीबा बना देंगे। और स्पोर निकलने की इस प्रोसेस को बोला जाता है स्पोरुलेशन। अरे ठीक है, अरे ठीक है, चलिए यहां पर आप एक बार फिर से डायग्राम में देखिए, यहां पर जो है मल्टीपल फ्यूजन कैसे हो रहा है। मल्टीपल फ्यूजन, यहां पर न्यूक्लियस क्या हुआ, टूटना शुरू हुआ, उसके आसपास अराउंड में साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो गया, लेयर बन गई, और लेयर बनने के बाद वो चीज क्या कहलाने लगी, स्पोर कहलाने लगी। जैसे ही सिस्ट वॉल फटी वैसे ही स्पोर रिलीज हो गए, और स्पोर्स ने रिलीज होकर स्पोर्स ने हवा, पानी या कोई भी उसका व्हीकल वेक्टर होगा उसके थ्रू जाकर जहां भी गई वहां पर अमीबा बना दिया। यानी कि क्या किया, अपने जैसे और बना दिए ना, तो क्या बनाए, रिप्रोडक्शन कर दिया। अरे हाँ कि ना बोल। चलो सेकेंड टाइप है बच्चों बडिंग, यानी कि आउट ग्रोथ बन जाना। बडिंग क्या होती है, किस में होती है, कैसे होती है। बडिंग में माय डियर स्टूडेंट क्या होता है, एक बड अपीयर होता है, यानी कि एक आउट ग्रोथ अपीयर होती है बॉडी के ऊपर, जो कि पेरेंट बॉडी में ग्रो कर जाती है। यानी कि मेरे ऊपर कोई बर्ड ग्रो किया, फिर वो बर्ड साइड में गिर गया और उसने क्या बना दी, नई पेरेंट बॉडी बना दी माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए
मेचुरेशन के बाद ये बड जो है वो निकल जाता है बॉडी से और न्यू इंडिविजुअल बना देता है। ये ऐसा ही है कि मेरी बॉडी ने छोटे 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 आउटग्रोथ बना दिए, और जब मैं उन आउटग्रोथ को फेंकता हूं या वो अपने आप निकल जाते हैं तो क्या बना देते हैं, मेरे जैसे न्यू ऑर्गेनिज्म। तो मैं क्या हुआ रे, मैं हुआ हाइड्रा। मैं क्या हुआ, मैं हुआ स्पॉन्ज। चलिए इसका एग्जाम्पल क्या क्या है, हाइड्रा है, स्पॉन्ज है और यीस्ट है। हाइड्रा है, स्पॉन्ज है और यीस्ट है। ठीक है बच्चों, सबसे पहला टिपिकल एग्जाम्पल इसका क्या है बच्चों, बडिंग इन ईस्ट। बडिंग इन ईस्ट, ईस्ट के अंदर पता है क्या होता है, ईस्ट के अंदर पता है क्या होता है, बड बनेगा, बड बनेगा, फिर इसके ऊपर धीरे 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 एक चेन बन जाती है बड की, और सभी में क्या चला जाता है, न्यूक्लियस। यानी कि इसके न्यूक्लियस ने डिवाइड किया, न्यूक्लियस ने डिवाइड किया, डिवाइड किया, डिवाइड किया, सभी बड्स में न्यूक्लियस जाएगा और एक चेन बन जाएगी। हाइड्रा में क्या होता है, पेरेंट सेल के ऊपर ये हाइड्रा है बच्चों, ये हाइड्रा है। ठीक है, हाइड्रा के ऊपर ये उसका माउथ है और ये उसका हाइपोस्टोम है। ठीक है, अब इसके अंदर एक बर्ड आया, बर्ड आया, बर्ड आया, बर्ड आया। अब बर्ड आने के बाद जैसे ये बर्ड नीचे गिर के गिरेगा तो क्या बना देगा, क्या बना देगा, हाइड्रा बना देगा, हाइड्रा बना देगा। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं स्पॉन्जिस के अंदर कैसी होती है। जब बॉडी के बाहर बर्ड बने तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सोजीनस बर्डिंग। क्या बोलेंगे बच्चों, एक्सोजीनस बर्डिंग। और जब बॉडी के अंदर बने, अंदर बने तो उसको बोला एंडोजीनस, एंडोजीनस। तो जेम्यूल्स इन स्पॉन्जेस, स्पॉन्जेस के अंदर क्या होते हैं बच्चों, जेम्यूल्स होते हैं। जेम्यूल्स इनको क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव यूनिट्स ऑफ स्पॉन्जेस। ये आप याद रखेंगे, आपको जब आप एनिमल किंगडम नाम का चैप्टर है आपके बुक में, चैप्टर नंबर 4 एनसीईआरटी में, उसको खोलेंगे तो स्पॉन्जेस में पाएंगे कि वहां पर एक्सोजीनस बर्डिंग कैसे होती है, जेम्यूल्स में। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ गई, क्या सभी समझ गए, क्या सभी ने बर्डिंग फिनोमिना समझ लिया है? हाँ जी सर समझ लिया है। आप तो थर्ड बताइए जिसको आपने बोला है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन, इसका नाम ही क्या है, इसके नाम में क्या है बच्चों, फ्रेगमेंट, यानी कि पीसेस, यानी कि टुकड़े, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा तेरे ताकि तू अपने जैसे और बना पाए। यही इसका मोटो है, तुम्हारा कुछ नहीं कर रहा मैं बच्चों। इसके अंदर क्या होता है, बॉडी जो है वो डिस्टिंक्ट पीसेस यानी कि फ्रेगमेंट्स में टूटती है, और हर एक फ्रेगमेंट नया अडल्ट ऑर्गेनिज्म बना देता है, जो फिर क्या करता है, एक ऑफस्प्रिंग को राई देता है। अब मेरी बात सुनो, तुमने देखा होगा ना बेंटन, बेंटन के अंदर एक एलियन था। ठीक है, बेंटन के अंदर एक जेली लाइक एलियन था, उसको काटते थे वो टूट जाता था, वो अपने से और बना देता था। मान लो मैं वो हूं, मान लो मैं क्या हूं, फ्रेगमेंटेशन होता है मेरे अंदर, तुमने मेरे को काट दिया, अब मेरा आधा पार्ट इधर गिरा, आधा पार्ट इधर गिरा, तो उससे क्या बना, मेरे इस पार्ट से पूरा आपके डॉक्टर ऋतिक महेश्वरी बन गए, और आपके इधर पूरे पार्ट से डॉक्टर ऋतिक महेश्वरी बन गए। तो दो दो डॉक्टर ऋतिक महेश्वरी जिनका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन भी क्या है, सेम है। अब ये मत बोलना सर आप छिपकली नहीं हो गया, आपकी पूंछ कट जाती है वापस आ जाती है, नहीं, मेरी पूंछ से छिपकली थोड़ी बन रही है, मेरी पूंछ से छिपकली नहीं बन रही है, वो तो कटी पूंछ से पूरी पूंछ आ जाती है, तो वो फ्रेगमेंटेशन नहीं है। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन किस में मिलता है बच्चों, हाइड्रा में मिलता है। ठीक है, किस में मिलता है, हाइड्रा में, हाइड्रा में। और दूसरा इसका एग्जांपल है प्लेनेरिया। ठीक है, प्लेनेरिया, प्लेनेरिया एक तरह का वॉर्म होता है जो जब पार्ट्स में डिवाइड होता है, यहां पर देखो इसको काट दिया ऐसे ऐसे, अब ये तीन पार्ट से, इन तीनों पार्ट से कितने वॉर्म बन गए, यानी कि एक वॉर्म से तीन वॉर्म बन चुके हैं। ठीक है, तो इसको क्या है, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंट्स में टूटने के बाद उन फ्रेगमेंट से पूरा ऑर्गेनिज्म बन गया। अब यहां पर देखो हाइड्रा में कैसे हो रही है फ्रेगमेंटेशन इन हाइड्रा, इसको काटा, दो पार्ट में काट दिया है, और यहां पर देखो दो ऑर्गेनिज्म बन गए, यानी कि एक हाइड्रा से दो हाइड्रा। सोचो अगर ऐसा ह्यूमंस में भी होता तो भाई साहब वैसे ही काटते रहते हो एक दूसरे को, मरने के लिए मतलब लड़ पड़े हैं लोग, है ना, दुनिया वॉर पे है, यूक्रेन रशिया इतने सारी चीजें, इंडिया पाकिस्तान, तो और क्या बनाना है भाई ऐसा, खैर वो बात अलग है, चलिए आगे। चौथा है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, यानी कि वेजिटेटिव मेथड से ऑर्गेनिज्म का नंबर बढ़ाना, वेजिटेटिव मेथड से रिप्रोडक्शन करना। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है, इट इज द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय वेजिटेटिव मींस फ्रॉम वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। प्रोपेग्यूल्स क्या होता है बच्चों, प्रोपेग्यूल्स आर पार्ट्स ऑफ
वेजिटेटिव बॉडी, मतलब वेजिटेटिव बॉडी का कोई पार्ट, उसको क्या बोला, प्रोपेग्यूल बोला। जैसे यहाँ पर आलू है, मैंने बोला था ना आलू के ऊपर छोटे छोटे बर्ड्स आ जाते हैं, जिनको क्या बोलता हूं मैं, एडवेंटिशियस, एडवेंटिशियस बर्ड्स। ठीक है, एडवेंटिशियस बर्ड्स आर दोज बर्ड्स, या एडवेंटिशियस रूट्स आर दोज रूट्स जो जमीन के अंदर नहीं आलू के ऊपर मिलती है और बाद में पूरा का पूरा आलू बना देती है। तो इन द इट इज द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग फ्रॉम वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स इन प्लांट्स। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स क्या होती है, आपकी नीट में क्वेश्चन आया कि व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो आप किसको टिक मारोगे, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स को। किसको टिक मारोगे, ना स्पोर को टिक मारोगे ना गैमेट को टिक मारोगे, किसको टिक मारोगे बच्चों, किसको टिक करोगे, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स को। ठीक है, एग्जाम्पल क्या क्या है वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स के, आईज, या फिर जिनको हम बोलते हैं बर्ड्स। ठीक है, पोटैटो बर्ड्स को क्या बोलते हैं बच्चों, पोटैटो आईज भी बोलते हैं, यानी कि आलू की आंख। आपने देखा होगा चांदनी चौक टू चाइना में बोलता है ना कि मेरे आलू ही मेरे गणेश जी है। चलिए, यहाँ पर क्या है, बर्ड ऑफ द पोटैटो ट्यूबर। पोटैटो ट्यूबर क्या होती है, आलू को बोला गया एक तरीके से, क्योंकि आलू किस में मिलते हैं, जमीन में मिलते हैं। ठीक है, तो इसलिए उसको क्या बोला, पोटैटो ट्यूबर। आंख किसकी, आलू की। ठीक है, उससे क्या बन गया, पूरा का पूरा आलू। नेक्स्ट है राइजोम ऑफ बनाना एंड जिंजर। बच्चों नीट पॉइंट ऑफ व्यू से ये जितने भी वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स के मैं नाम बता रहा हूं ना, बर्ड्स है, राइजोम है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर ऑफसेट है, ठीक है, इन सब का नाम क्या है बच्चों, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स है। तो इसके एग्जाम्पल और ये कौन सा स्ट्रक्चर है सब याद रखेंगे। इसमें तो क्वेश्चन पता है कैसे आएगा, आपको एक तरफ दे देंगे बर्ड्स, ऑफसेट, राइजोम, और दूसरी तरफ पता है क्या दे देंगे, दूसरी तरफ आपको एग्जांपल दे देंगे। यहां पर मान लो लिख देंगे जिंजर, दूसरी तरफ लिख देंगे पोटैटो, और इधर लिख देंगे हायासिन। तो आपको मैच करने होंगे। ठीक है, तो ये तरीका, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके नीट में बहुत अच्छा। ये हमेशा टेस्ट सीरीज में पूछे जाते हैं सवाल, तो इसलिए बताया जा रहा है यहाँ पर। बर्ड्स और राइजोम कहां से राइज होते हैं बच्चों, नोड से राइज होते हैं, किसकी, मॉडिफाइड स्टेम की। यानी कि बर्ड्स और राइजोम। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल है जिसका नाम है बर्ड्स और राइजोम, क्या वो रूट से राइज होती है, क्या वो शूट से राइज होती है। शूट क्या पार्ट होता है बच्चों, स्टेम जो बनाता है उस पार्ट को क्या बोलते हैं, जमीन से ऊपर वाला पार्ट, उसको बोला जाता है शूट पार्ट। तो शूट पार्ट में बर्ड्स और राइजोम प्रेजेंट होते हैं, नोड्स ऑफ मॉडिफाइड स्टेम। अच्छा, आपका सवाल ये होगा नोड्स क्या होते हैं, बिल्कुल बताते हैं। ये आपका क्या है, स्टेम है। स्टेम में बच्चों क्या होती है, एक रीजन होता है जिसको हम बोलते हैं इंटरनोड। इंटरनोड, दो इंटरनोड के बीच का जो जंक्शन है उसको बोला जाता है नोड। ठीक है, दो इंटरनोड के बीच का जंक्शन, उसको क्या बोला गया बच्चों, नोड बोला गया। अब ये इंटरनोड क्या है सर, जब वो एक्सिस ग्रो करती है, जब जमीन से एक प्लांटलेट निकलता है, तो जब ग्रोथ होती है तो दो जंक्शन के अराउंड होती है, जो लेंथ होती है दो जंक्शन के अराउंड होती है, जैसे हमारी बोन में एपिफाइशियल प्लेट होती है। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ बच्चों, ये ग्रोथ ऐसे हुई, ये ग्रोथ ऐसे हुई, इन दोनों के बीच का पार्ट क्या है, नोड है। ठीक है, अभी आप इतना जान लीजिए, आप लोगों ने पढ़ा होगा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स, मतलब प्लांट एनाटॉमी में। ठीक है, तो बर्ड्स और राइजोम नोड से अराइज होती है, जंक्शन ऑफ इंटरनोड से अराइज होती है। नोड्स क्या करते हैं, पानी के कांटेक्ट में या डैम सोइल या नमी मिट्टी जो है उसके कांटेक्ट में आते ही रूट्स बना देते हैं, रूट्स बना देते हैं और नया प्लांट बन जाता है। कैसे, मान लो ये कोई प्लांट है, ठीक है ये, और यहाँ पर नोड है, नोड से क्या हुआ, छोटे छोटे राइजोम्स निकल रहे हैं। मान लो क्या निकल रहे हैं बच्चों, राइजोम्स निकल रहे हैं, ये राइजोम है ना। अब ये राइजोम निकल गए यहाँ पर, राइजोम, इसको क्या बोला मैंने, राइजोम। अब ये क्या होगा, जैसे जैसे नीचे गिरेगी ना, या मान लो ये सोइल के कांटेक्ट में आ गई, तो ये ऐसे, ये राइजोम यहाँ पर ऐसा आना शुरू हुआ। ठीक है, राइजोम यहाँ पर ऐसा आना शुरू हुआ, ये राइजोम यहाँ पर आया, पानी के कांटेक्ट में आया, यहाँ पर इसने नया प्लांट बना दिया। ठीक है, ठीक है, अरे ठीक है, ये पूरा प्लांट था, ये नोड थी, और इसके ऊपर से ये जो राइजोम है ये, अच्छा ये वाला प्लांट के रूट अभी भी इंटैक्ट है, तो यहां से क्या हुआ, एक नया प्लांट बनना चालू हो गया, यानी कि राइजोम या फिर बर्ड्स ने नए प्लांट को राइज कर दिया। ठीक है बच्चों, यानी कि राइजोम और बर्ड से
कैसे नया प्लांट राइज होता है ये हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है एडवेंटिशियस बर्ड्स। एडवेंटिशियस का मतलब क्या होता है? जो एडवांटेज ऑफर करे, मतलब पानी मिट्टी के अंदर वो जड़ें जो मिट्टी के अंदर नहीं है। यानी कि यहां पर देख सकते हैं आप ब्रायोफिलम की जो बर्ड्स है, एडवेंटिशियस बर्ड्स जो है वो मिट्टी के अंदर ना होके उस पत्ती के ऊपर है। जब आप उस पत्ती को उखाड़ेंगे और जमीन में डाल देंगे तो क्या वो पत्ती पूरा का पूरा प्लांट बना देगी? बिल्कुल बना देगी, क्योंकि उसके पास भैया क्या है? एडवेंटिशियस बर्ड्स है। ये देख सकते हो, ये रे एडवेंटिशियस बर्ड्स, ये रे एडवेंटिशियस बर्ड्स। तो एडवेंटिशियस बर्ड्स जो है वो कौन से प्लांट में मिलते हैं बच्चों? ब्रायोफिलम में मिलते हैं, ठीक है। दे अराइज फ्रॉम द नोचेस एट द मार्जिन ऑफ लीव्स, मतलब लीफ की जो मार्जिन है वहां से अराइज कर रहे हैं बच्चों ये, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद बुलबुल ऑफ अगेव। क्या है? बुलबुल है, बुलबिल है? बुलबिल ऑफ अगेव। बुलबुल तो नाम होता है, हो सकता है आप में से किसी का नाम हो। बुलबिल ऑफ अगेव। अगेव एक प्लांट का नाम है, अगेव, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? बुलबिल। ये रही बुलबिल ऑफ अगेव, और ये किसका काम करती है? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का काम करती है। तो अभी तक हमने पढ़ लिए हैं बर्ड्स, राइजोम, एडवेंटिशियस बर्ड्स, ठीक है। बर्ड्स को क्या बोला? आइज ऑफ पोटैटो ट्यूबर भी बोला, और बुलबिल ऑफ अगेव। अच्छा, ये पोटैटो ट्यूबर जो है, अगर आपके वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में ट्यूबर भी बोल गया, किसी ने आपसे पूछा क्या पोटैटो ट्यूबर के थ्रू भी रिप्रोड्यूस करता है, तो आप क्या करोगे? हाँ सर, पोटैटो आइज के थ्रू भी करता है, ट्यूबर के थ्रू भी करता है। ट्यूबर तो क्या होती है? उसकी अंडरग्राउंड स्टेम होती है। ट्यूबर क्या होती है बच्चों? अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ पोटैटो। और बर्ड्स और आइज तो पोटैटो आलू के ऊपर ही मिलती है, ठीक है। तो आइज ऑफ पोटैटो कहां पर मिली? आलू के ऊपर। ट्यूबर क्या हुआ? स्टेम। इसको वेजिटेटिव प्रोपगेशन में इसलिए नहीं डाला क्योंकि ट्यूबर तो अपने आप में क्या है? एक अपने आप में रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, स्टेम है। नेक्स्ट है वाटर ऑफसेट ऑफ वाटर हायासिंथ। वाटर हायासिंथ जिसका नाम क्या है बच्चों? एकॉर्निया क्रेसिपस। एकॉर्निया क्रेसिपस। वाटर हायासिंथ के बारे में कुछ खास बात। वाटर हायासिंथ के बारे में कुछ खास बात। वाटर हायासिंथ को माय डियर स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं? ऑफसेट, ठीक है, एक्वाटिक ऑफसेट। इसका जो वाटर हायासिंथ के बारे में खास बात बता देता हूं तुम्हें। अंग्रेज क्या कर रहे थे? अंग्रेज गलती से ना एक सीवीड ले आए थे अपने साथ में, ठीक है, वाटर वीड। इसको क्या बोला जाता है? सीवीड। ये जो वाटर हायासिंथ है ना, ये पानी के अंदर आ गया था। दिखने में क्या है? बहुत सुंदर है। इसके जो फ्लावर्स जो है ना वो काफी सुंदर थे। फ्लावर्स बहुत सुंदर थे, ब्यूटीफुल। तो अंग्रेजों ने क्या किया? इस प्लांट को, इस फ्लावर को हमारे कंट्री में डाल दिया, हमारे इंडिया की नदियों में, हमारे इंडिया की वाटर बॉडीज में डाल दिया। अब ये उनको ये नहीं पता था कि इंडिया का क्लाइमेट इसके लिए बहुत फेवरेबल रहेगा। इस प्लांट ने पागलों की तरह ग्रोथ करी, पूरे पूरी दरिया, पूरे पूरी नदियां, पूरे पूरे तालाब भर दिए। तो ये ना चाहते हुए भी इतनी ग्रोथ कर रहा था, और हमारी जो वाटर बॉडीज थी उसको क्या कर रहा था? स्टार्व कर रहा था। जो एसेंशियल प्लांट्स थे, जो एसेंशियल प्लांट्स थे या फिर ऑर्गेनिज्म थे, उनको क्या कर रहा था? भूखा मार रहा था। क्योंकि मैंने बताई थी एक हाइपोथेसिस, जब घर के अंदर कोई एक बंदा दो जनों का खाना खाने लग जाए तो खाना ज्यादा चाहिएगा या नहीं चाहिएगा? बिल्कुल चाहिएगा सर, आप सही कह रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ? भूखे मरने लगे। तो जो एक्वेटिक प्लांट्स थे उनकी क्या होने लगी? डेथ। और इनको क्या क्या करार कर दिया गया? वीड, मतलब अनवांटेड प्लांट जो अपने आप बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है। अच्छा सर एक बात बताओ, ऐसी क्या चीज है इसके अंदर कि बढ़े जा रहा है? इसके अंदर क्या है? ऑफसेट है। ऑफसेट क्या होता है? ऑफसेट एक स्ट्रक्चर होता है। ऑफसेट एक स्ट्रक्चर होता है जो कैसा होता है? ऐसा होता है पानी के अंदर। मान लो ये तुम्हारी रूट है, ठीक है। अब दो रूट के अंदर इसके ऊपर फ्लावर भी जले हुए हैं, फ्लावर भी बने हुए हैं, है ना। इसके ऊपर मस्त मस्त फ्लावर बनते हैं। फ्लावर और रूट के बीच में एक एरिया है, एक स्टेम टाइप स्ट्रक्चर है, जिसको मैं क्या बोलता हूं? ऑफसेट बोलता हूं। यह है कहानी वाटर हायासिंथ की। अच्छा इसका साइंटिफिक नाम जो है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? इसका साइंटिफिक नेम है एकॉर्निया
क्रेसिपस माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखेंगे ये इसका जीनस है और ये इसकी क्या है, स्पीशीज है, इसीलिए इसको क्या लिखा गया है, स्मॉल लेटर में, कॉर्निया क्रेसिपस। इसके फ्लावर्स काफी सुंदर थे। नीट में सवाल आता है दैट सीवीड किसे कहते हैं, सीवीड बोलते हैं वाटर हायसिंथ को। इसका साइंटिफिक नाम है एकॉर्निया क्रेसिपस और ये फर्स्ट टाइम बंगाल में इंट्रोड्यूस किया गया था, इसलिए इसको क्या बोला गया था, बंगाल का सीवीड। इसके फ्लावर्स बहुत सुंदर थे, इसलिए अंग्रेज इसे लेकर आए थे ताकि हमारी वाटर बॉडीज जो है टूरिज्म अट्रैक्शन का कारण बने और रेवेन्यू जनरेट हो सके। ठीक है, इसका जो रिप्रोडक्शन है वो वेजिटेटिव मेथड से होता है, वेजिटेटिव मेथड। वेजिटेटिव मेथड बोले तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से, किससे, ऑफसेट से। ठीक है, अरे ठीक है, चलिए अब यहां पर आप देख सकते हैं ऑफसेट वाटर हायसिंथ की अ टफ्ट ऑफ रूट, इसको क्या बोला गया है एनसीईआरटी द्वारा, एनसीईआरटी कहती है ऑफसेट इज प्रेजेंट बिटवीन अ टफ्ट ऑफ रूट एंड अ बंच ऑफ फ्लावर। फ्लावर्स और रूट के गुच्छे में एक स्टेम टाइप स्ट्रक्चर है और यहां पर ये क्या है बच्चों, ये क्या है, ये सारा पानी है H2O। अब सीवीड है तो पानी के अंदर ही जाएगा ना, घर के अंदर तो नहीं जाएगा मनी प्लांट की तरह। तो यहाँ पर क्या होता है, क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन किस किस में होता है बच्चों, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन पोटैटो में देखने को मिल रहा है, ब्रायोफिल्म में देखने को मिल रहा है, बनाना और जिंजर में देखने को मिल रहा है। कभी देखा है किसी को, कभी देखा है किसी को अदरक उगाते हुए या फिर बनाना बीज से उगाते हुए? नहीं सर, ये तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से उगते हैं। तो क्या इनकी जेनेटिक सेम रहेगी? तो क्या मैं बोल सकता हूं इनके अंदर वेरिएशन आएंगे क्या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? नहीं आएंगे। यहां पर आप देख सकते हैं डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी लेबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी से उठाए गए डायग्राम बिल्कुल हीरे की तरह होते हैं। ठीक है, ठीक है, इतने काम के होते हैं ना, नीट के अंदर डायरेक्ट सवाल आता है इनमें से डायरेक्ट। यहां पर देखो इसको क्या बोला गया, नोड्स, यानी कि बिटवीन टू इंटरनोड। अच्छा, इसको नोड क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहां से क्या निकलते हैं बच्चों, बर्ड्स निकल सकते हैं, लीव्स निकल सकती है और अदर अदर क्या, ब्रांचेस निकल सकती है। ब्रांचेस वगैरह सब कहां से निकलती है, नोड में से ही निकलेगी, क्योंकि इंटरनोड तो किसके काम आ रहा है, सिर्फ लेंथ बढ़ाने के। ठीक है, कैसे, मान लो एक प्लांट है, ठीक है, तो मैं समझा ही देता हूं मैं। ये नोड है, ये इंटरनोड है और नीचे इसकी रूट है और ये सारा पार्ट क्या है, शूट पार्ट है, शूट पार्ट। ठीक है, ये नोड है और ये सारा इसका शूट पार्ट है। ये शूट है, ये रूट है, ये इंटरनोड 1 है, ये इंटरनोड 2 है और इन दोनों के बीच का पार्ट जो है वो क्या है, नोड है। अब नोड काम क्या करेगा, नोड जंक्शन जरूर है, परंतु नोड से जितनी भी ब्रांचेस है, जितने भी बर्ड्स है, जितने भी एडवेंटिशियस रूट्स है, कौन सी रूट बच्चों, एडवेंटिशियस रूट्स। ठीक है, जो जमीन में नहीं उगती है, वो कहां से राइज होती है, सभी नोड से। यानी कि नोड एक तरीके का क्या है, ग्रोथ सेंटर है। ठीक है, और इसका एग्जांपल क्या है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का, रनर, सकर, ट्यूबर, बल्ब और एक्सेट्रा। आपके एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से या नीट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूं, ये जितने भी यहां पर स्लाइड में रनर, सकर, ट्यूबर, बल्ब, ठीक है, बल्ब बल्ब और बर्ड्स, राइजोम, बल्ब ट्यूबलाइट वाला बल्ब मत समझ लेना, बताएंगे अभी बायोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको याद रख लीजिएगा। राइजोम, ये सभी क्या है, एक तरीके के वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स है। ठीक है, और यहां पर देख सकते हैं आप ढंग से, आपके सामने है कि जो बुलबिल ऑफ अगेव, यहाँ पर ब्रायोफिल्म का ना आपको कैसा एक्चुअल स्ट्रक्चर दिखाया गया है। हमारी स्लाइड बहुत खूबसूरत दिखा रही है आपको ये ब्रायोफिल्म के ऊपर एक्चुअल कैसे क्या होते हैं, कैसे एक्चुअल यहाँ पर एडवेंटिशियस बर्ड्स दिख रहे हैं, कैसे यहाँ पर बुलबिल ऑफ अगेव है, बुलबिल ऑफ अगेव है, ये बुलबिल है, ये अगेव है, और यहाँ पर वाटर हायसिंथ या क्रेसिपस को आप देख सकते हो। ये आलू है, आलू के ऊपर ऐसे दिखते हैं, ये अदरक है, अदरक के ऊपर छोटे छोटे बर्ड्स कैसे दिखते हैं, वो वाटर हायसिंथ है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ
आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक तरीके से होता है समाप्त। चलिए, अदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कौन से हैं? ये तो हुए वो जो मेजर टाइप्स है। अदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स कौन से हैं माय डियर स्टूडेंट्स? आइए जानिए। कुछ स्पोर्स है, जूलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बताया था कि फंजाई के अंदर कुछ स्पोर्स होते हैं, जूस्पोर, कोनिडिया और स्पोरेंजियोस्पोर। ये आपके सामने जूस्पोर ऑफ क्लेमाइडोमोनास। कोनिडिया किसके अंदर प्रेजेंट होता है माय डियर स्टूडेंट्स? पेनिसिलम में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स जैसे कि जूस्पोर। जूस्पोर्स आर माइक्रोस्कोपिक मोटाइल। मोटाइल क्यों? क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं इनमें कितने फ्लैजेला? दो फ्लैजेला प्रेजेंट है। दो फ्लैजेला प्रेजेंट है, वो इनको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? मोटिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि ये जा सके और एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, वॉट एवर बी द रीजन, ठीक है, ये जा सके और अपने ऑर्गेनिज्म का स्पीशिएशन या स्पीशीज का नंबर बढ़ा सके। तो जूस्पोर आर द एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स which are microscopic, motile and are found in some algae and protist। ठीक है, कुछ एल्गे में यानी कि ग्रीन एल्गे में मिल सकते हैं या प्रोटिस्ट में मिल सकते हैं। और क्लेमाइडोमोनास तो क्या है बच्चों? एक यूनिसेल्युलर एल्गी है, यूनिसेल्युलर ग्रीन एल्गी, ठीक है। और कहां मिलते हैं जूस्पोर? जूस्पोर किस किस में मिलते हैं? फंजाई में भी मिलते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्पोर इन फंजाई, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट है कोनिडिया। कोनिडिया, कोनिडिया किसमें मिलता है? एक फंजाई है जो कौन सी क्लास की है? एस्कोमाइसिटीज बच्चों, एस्कस फंजाई, ठीक है, सैक लाइक फंजाई। पेनिसिलम द फर्स्ट एंटीबायोटिक डेवलप्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। फर्स्ट एंटीबायोटिक वाज डेवलप्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और इसके अंदर कौन सा स्पोर होता है? कोनिडिया, जो बच्चों किसके ऊपर बनता है? कोनिडियो 4 के अंदर। अच्छा सर, कोनिडियो 4 क्या वो माइसीलियम है? क्या वो हाइफे है जिसके ऊपर कोनिडिया प्रोड्यूस होता है? हाँ जी हाँ, कोनिडियो 4। 4 का मतलब क्या होता है बच्चों? 4 का मतलब अपने ऊपर किसी चीज को बियर करना या अपने ऊपर किसी चीज को उगाना। कोनिडिया को उगाने वाले या कोनिडिया के अपने ऊपर रखने वाले जो माइसीलियम होते हैं उनको बोला गया है कोनिडियो 4। उनको क्या बोला गया है बच्चों? कोनिडियो 4 बोला गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, जैम्यूल्स। मैंने आपको बताया था लास्ट स्लाइड में कि जैम्यूल जो स्पॉन्जेस है उनके अंदर क्या होती है बच्चों? एंडोजीनियस बडिंग होती है। तो जैम्यूल्स आर द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, आर द एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, आर द एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स फाउंड इन स्पॉन्जेस। बोले तो पोरीफेरा। पोरीफेरा के अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स है उनका क्या नाम है? जैम्यूल्स है, जैम्यूल्स है, जैम्यूल्स है, ठीक है। ये जैसे ही बाहर निकलेंगे, ये जैसे ही बाहर निकलेंगे, इन्होंने क्या बना देना है? इन्होंने बना देना है स्पॉन्जेस को, ठीक है बच्चों। तो एक तरीके का एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है पोरीफेरेंस में। सर पोरीफेरेंस में तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता था ना? हाँ जी सर, बिल्कुल होता है, ठीक है, बिल्कुल होता है। पर अभी हमारे पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग हम क्या पढ़ रहे हैं? पीओवी के अकॉर्डिंग क्या पढ़ रहे हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, वो भी दूसरे जो प्लांट से डिफरेंट है। अभी तक क्या पढ़ रहे थे? प्लांट्स पढ़ रहे थे ना। नेक्स्ट है asexual reproduction is a common method in simple organism like algae and fungi। मैंने बता दिया है कि फंजाई के अंदर asexual स्पोर्स पाए जाते हैं जिसके कारण क्या हो रहा है बच्चों? रिप्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। एल्गे और फंजाई में कुछ सिंपल ऑर्गेनिज्म हैं जिससे जिससे क्या हो रहा है? एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस हो रहा है, जिसके कारण एडवर्स कंडीशन में, पर एडवर्स कंडीशन में क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो क्या किया बच्चों? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो किस में हो गया? फेवरेबल कंडीशन में। फेवरेबल जैसे मैंने क्या बताई थी, अमीबा में फेवरेबल में क्या हो रहा था? बाइनरी। अनफेवरेबल में क्या हो रहा था? मल्टीपल फ्यूजन। वैसे यहाँ क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स? जो फेवरेबल कंडीशन है वहां तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा और अनफेवरेबल कंडीशन में वो शिफ्ट कर जाएंगे सेक्सुअल मेथड पे। एक क्वेश्चन आता है बोर्ड और नीट में, बोर्ड और नीट में कि सेक्सुअल मेथड ही क्यों? हम जानेंगे इस सवाल का जवाब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वीडियो में। बट आपको एक चीज बता देता हूं, जैसे जैसे एडवांसमेंट बढ़ती गई वैसे वैसे टॉलरेंस बढ़ती गई, वैसे वैसे जो इन्वायरमेंट के जो अपोजिट फैक्टर्स है उनको सहन करने की शक्ति
बढ़ती बढ़ती गई, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो मोर एडवांस है, मोर प्रोटेक्टेड है, क्योंकि यहां पर जायगोट, एम्ब्रायो, इतनी सारी स्टेजेस है, इतना अच्छा प्रोटेक्शन मिलता है कि उसको इन्वायरमेंटल फैक्टर डैमेज ही नहीं कर पाते हैं। तो क्या मैं बोल सकता हूं प्रोपोगेशन इतना शानदार हो जाएगा? बिल्कुल सर, बोल लीजिए। हायर प्लांट्स रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। एक नेक्स्ट पॉइंट है, हायर प्लांट्स रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली। हायर प्लांट्स में दोनों तरह का क्या हो रहा है बच्चों, रिप्रोडक्शन हो रहा है, जबकि लोअर प्लांट्स में सिर्फ एसेक्सुअल मेथड था। यानी कि हायर प्लांट जो कि मोर एडवांस्ड है वो इजी वे में तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो कर देते हैं, परंतु एडवर्स कंडीशन आते ही क्या करते हैं, एडवर्स कंडीशन आते ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। अच्छा सर, आप तो बात करने लगे हो पॉलिनेशन की, फर्टिलाइजेशन की। जी हाँ, जिसे हम पढ़ेंगे कुछ आगे नेक्स्ट वीडियोस में, आने वाली वीडियोस में आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में ये सब मिल जाएगा। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं ये जूस्पोर्स है, ये जूस्पोर्स है। कैसे जूस्पोर्स है? मोटाइल जूस्पोर्स है, क्योंकि इनके पास दो फ्लैजिला है। ये देखिए आप, कोनिडिया ऑफ पेनिसिलम। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट्स, ये नीट या फिर टेस्ट सीरीज में खूब पूछा जाता है। ठीक है, ये कोनिडियोफोर है, ये कोनिडियोफोर है जिसके ऊपर कोनिडिया प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो यानी कि जूस्पोर प्रोड्यूस हुए क्लेमाइडोमोनास में, कोनिडिया प्रोड्यूस हुआ पेनिसिलम में, जैम्यूल्स प्रोड्यूस हुए स्पॉन्जेस यानी कि पोरीफेरा में। इसी के साथ आपने आज की स्लाइड में पढ़ लिया है बच्चों, जैम्यूल्स, क्लेमाइडोमोनास, जूस्पोर जैसे एसेक्सुअल स्पोर्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, डिफरेंट मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपने काफी ज्ञान प्राप्त कर लिया है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, व्हाट आर इट्स टाइप, व्हाट इज कॉम्प्लिकेशन अराउंड इट, एडवांसमेंट क्या है, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत कुछ। चलिए इसी के साथ धन्यवाद, शुभ रात्रि, शबा खैर, बाय बाय।